होता है, जो दुश्मन के शरीर को फाड़ते ही उसके खून में घुसकर उसे सड़ाने लगता है। जितने ज्यादा घाव होंगे उतना ज्यादा ब्लड डीमन वेनम शरीर में फैलता जाएगा। अगर जहर लगने के बाद भी कोई आराम न करे और लड़ाई जारी रखे तो वह जहर धीरे धीरे पूरे शरीर के खून को दूषित कर देगा। फिर अंदरूनी अंग और हड्डियां भी सड़ने लगेंगी और आखिरकार धीमी मौत होगी। और एक बार विकसित होने के बाद इन डेमनिक ब्लड क्लॉज की कठोरता सबसे बेहतरीन सेक्रेड बीस्ट वेपन से भी ज्यादा हो जाएगी, जिन पर 50 से अधिक सेक्रेड रंज होंगे। यह सुनकर तियानमिंग के चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई और वह बोला, इन लोगों ने सब कुछ प्लान किया था, बस मेरे बारे में नहीं सोचा। पहले ही ब्लड फाइंड डीमन क्लॉ छीन लिया। उसे पता था कि युआन जोंग समझ जाएगा कि यह वही खजाना है जो दूसरे लेवल पर उसका था, इसलिए वह जरूर उसे ढूंढने आएगा। इतना सोचकर वह आगे बढ़ गया और बोला, परफेक्ट, मैं भी देखना चाहता हूं कि उसके पास कैसा हाई ग्रेड अर्थ लेवल डिवाइन आर्टिफैक्ट है। उत्साह और उम्मीद के साथ तियानमिंग आगे बढ़ा, मानो शिकार पर निकल पड़ा हो। घने कोहरे के बीच वह कुशलता से फिसलता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक उसे एक अजीब एहसास हुआ। इतनी तेज रफ्तार के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे वह वहीं का वहीं दौड़ रहा हो। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन उसे पता था कि उसे जल्दी करने की जरूरत नहीं, बल्कि दूसरों को है। तभी तियानमिंग ने सामने एक सुनहरा टावर देखा जो रोशनी फैला रहा था और उसके सामने कुछ खड़ा था। उसका चेहरा सख्त हो गया और वह बोला, यह क्या है? यह तो थाई टावर जैसा दिख रहा है। पास से यीहुआ बोला, क्या यह थाई टावर का छोटा रूप नहीं है? तभी उस पगोड़ा से अंदरूनी शक्ति निकलने लगी और उसी के भीतर धीरे धीरे एक और तियानमिंग प्रकट हुआ, काले बालों वाला और चालाक चेहरे वाला। उसे देखकर तियानमिंग सन्न रह गया, क्योंकि वह बिल्कुल उसी का दूसरा रूप था। तभी वह घबराकर पीछे मुड़ा और बोला, रुको, यीहुआ कहां है? और मियाओ मियाओ? अभी तो वे यहीं थे। यहां तक कि लिंगर का चेहरा भी बदलने लगा था। तियानमिंग की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अपने ही सामने खड़ा होकर वह अंदर से घबरा गया और चुपचाप निराश हो गया। आखिर यह सब हो क्या रहा था? अब तियानमिंग का अच्छा और डार्क रूप आमने सामने खड़े थे। काला तियानमिंग उसे घूरते हुए सोच रहा था कि क्या वह अपने ही हाथों मरना चाहता है। इतना सोचते ही वह तलवार पकड़कर तुरंत तियानमिंग की तरफ उड़ पड़ा और एक विद्रोही वार कर दिया। उसकी आंखों में ऐसा पागलपन जल रहा था जिसे समझना मुश्किल था। अगले ही पल दोनों आपस में टकरा गए और आसमान में इनर एनर्जी के दो विशाल विस्फोट चमक उठे। लड़ते हुए तियानमिंग मन ही मन सोच रहा था कि तकनीक और ताकत दोनों लगभग एक जैसी हैं, इसलिए उनके हमले असल में बराबरी पर अटके हुए हैं। लेकिन काला तियानमिंग रुकने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा था, वह बस चालाकी से हंस रहा था। वहीं तियानमिंग भी नहीं रुका और बिजली जैसी रफ्तार से फिर अपने दुश्मन की तरफ कूदा। अपने डार्क रूप को घूरते हुए वह चिल्लाया, तुम आखिर हो कौन? काला रूप तिरस्कार से बोला, मैं ही तुम हूं, बस तुम बहुत कमजोर हो, मैं तुम्हारी जगह लेने आया हूं। इसके बाद दोनों की तलवारें अलग हो गईं और दोनों थोड़ी दूरी बनाकर खड़े हो गए, लेकिन जैसे ही उनके पैर जमीन पर लगे वे फिर से आसमान में छलांग लगा गए और उनकी ताकतें आपस में टकराकर भयानक लड़ाई में उलझ गईं। दांत भींचते हुए तियानमिंग बोला, अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो इसका मतलब मैं टाई टावर की परीक्षा पास कर गया। लेकिन सच कहूं तो क्या मैं वाकई इतना ताकतवर हूं? काला डेस्टिनी उसे घूरते हुए बोला, मानो उसके मन की बात समझ गया हो। तुम ताकतवर नहीं हो, मैं हूं। इतना कहते ही लड़ाई और भी भड़क उठी, लेकिन कोई भी बढ़त नहीं ले पा रहा था। आखिरकार तियानमिंग एक जोरदार झटके से दूर जा गिरा। उसका संतुलन बिगड़ गया और उसे चक्कर आने लगे, लेकिन काला तियानमिंग भी उसी हालत में था। अगर वह तियानमिंग से ही बना था तो उनकी ताकतें लगभग बराबर थीं। अब दोनों ही बुरी तरह घायल हो चुके थे। तियानमिंग मन ही मन सोच रहा था, बिना किसी खास कॉम्बैट टेक्निक के यह लड़ाई बहुत मुश्किल है। वहीं काला रूप अभी भी बेहद खुश था और बोला, तुम हारने वाले हो और जब तुम हारोगे तो तुम्हारी सारी किस्मत मेरी हो जाएगी। ली तियानमिंग, तुम इन किस्मतों के लायक नहीं हो। 10 प्राइमोर्डियल केओस बीस्ट्स, स्यांग जीलिंग, यहां तक कि तुम्हारा छोटा डेस्टिनी स्टार भी मेरा होगा। इतना कहते ही वह फिर से झपटा, मानो तियानमिंग की सारी किस्मत छीन लेना चाहता हो और उसे एक साधारण इंसान बनाकर छोड़ देना चाहता हो। वह बोला, तुम किस्मत को चुनौती देने के लायक नहीं हो। तुम्हारे पास 10 प्राइमोर्डियल केओस बीस्ट्स नहीं होंगे, तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं अलग हूं, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर बनूंगा। घूरते हुए काला तियानमिंग गरजा, मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा और तब ली तियानमिंग का नाम पूरे फ्लेम येलो कॉन्टिनेंट पर राज करेगा। अगले ही पल
दोनों फिर से भयानक टकराव में भिड़ गए और आसमान में सिर्फ दो टिमटिमाती रोशनियां दिखाई देने लगीं। काला तियानमिंग बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहा था। उसने तलवार उठाकर सीधे तियानमिंग पर वार किया। जवाब में तियानमिंग चिल्लाया, तुम मैं ही हो, बस किसी और समय का मैं। यह बात मैं पहले ही समझ चुका हूं। अगर मुझे खुद को हराना है तो मुझे खुद से ज्यादा मजबूत बनना होगा। यह कहते हुए उसकी आंखें नरम पड़ गईं और वह अपने डार्क रूप को देखते हुए बोला, मुझे मौत के इतना करीब लाने के लिए धन्यवाद। फिर उसने अपनी इनर पावर को केंद्रित किया और समझ गया कि इमॉर्टल आर्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ असल में मरने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन और मृत्यु को समझकर उनसे ऊपर उठने और फिर से जन्म लेने के बारे में है। काले डेस्टिनी को देखते हुए उसे आखिरकार समझ आ गया, और तुम ही इस कला के लिए सबसे सही प्रतिद्वंदी हो। यह सुनकर काला डेस्टिनी थोड़ा असहज हो गया और बोला, इतनी बातें करके क्या अपनी कमजोरी छिपा रहे हो? मुझे भी यह इमॉर्टल टेक्निक आती है। पहले मैं इसे नहीं समझ पाया था, लेकिन अब समझ गया हूं। इतना कहते ही तियानमिंग ने तुरंत उस पर वार किया और उसी के साथ दूसरा वार भी कर दिया। यूनिवर्सल सैल्वेशन। काला डेस्टिनी अब पहले जैसा आत्मविश्वासी नहीं दिख रहा था। उसका मुंह खुला रह गया और वह हैरानी से अपने दुश्मन को देखता रह गया। अगले ही पल तियानमिंग के घातक वार से टकराते ही वह तुरंत गायब हो गया। तियानमिंग घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, सच में खुद को तोड़कर ही इंसान खुद को हरा सकता है। यह बहुत मुश्किल था। मैं तो लगभग खुद ही से मारा गया था। तभी उसने अपने हाथ की तरफ देखा और हैरान होकर बोला, मेरे घाव भर रहे हैं, यह क्या हो रहा है? तभी आसमान से एक आवाज गूंजी। एक बूढ़ा आदमी जो बिल्कुल ली तियानमिंग जैसा दिख रहा था, उसे देखकर बोला, अनगिनत युगों की 1,00,000 महान विपत्तियां, प्राचीन समय से सबसे बड़ी कैओटिक ट्राइबलेशन है इतिहास में, जिसका कोई उदाहरण नहीं, और तुमने उसका पहला कदम उठा लिया है। तुम्हारी मौजूदा इच्छा शक्ति के साथ तुम्हें किस्मत की परीक्षाएं सहनी होंगी, तभी तुम हमारे कबीले की महान उपलब्धियों का आनंद ले पाओगे। यह सुनकर तियानमिंग चौंक गया और कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन वह व्यक्ति पहले ही गायब हो चुका था। वह हैरानी से बोला, इसका मतलब क्या है? तुम हो कौन? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तियानमिंग मन ही मन बोला, युगों की यह महान विपत्ति कोई छोटी परीक्षा नहीं है, यह बहुत बड़ी है। शायद हमारे कबीले की कोई और बड़ी विपत्ति आने वाली है। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन बाकी सब भूलकर उसे लिंगर और बाकी साथियों को ढूंढना था। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, ब्रदर। तियानमिंग चौंक गया। यह लिंगर की आवाज थी। उसने आंखें बंद करके ध्यान से आवाज पर ध्यान लगाया। ब्रदर, जल्दी जागो। उसने तुरंत आंखें खोल दी, लेकिन जागते ही वह हैरान रह गया। लिंगर बोली, आखिरकार तुम जाग गए। तुम 2 घंटे से ज्यादा समय से आंखें बंद करके खड़े थे। तियानमिंग ठंडे स्वर में बोला, तो ऐसा है, लगता है मैं किसी इल्यूजन में फंस गया था। तभी फीलिंग जल्दी से बोली, जल्दी करो ब्रदर, छोटा चूजा और मियो मियो अपनी सीमा पर पहुंच चुके हैं, जाकर उनकी मदद करो। सच में मियाओ मियाओ मुश्किल से जेनशिंग से लड़ रहा था। तियानमिंग तुरंत आगे दौड़ा। तभी युएनजोंगिंग और गोंग सुनी उसकी तरफ मुड़े और बोले, अरे लड़के, तुम जाग गए? अगर वह अजीब अदृश्य दीवार नहीं होती तो तुम अब तक मर चुके होते। सनशी हंसते हुए बोला, कोई जल्दी नहीं, मैं अभी इस मुर्गे को मारने वाला हूं। धत्तेरे की, एक मुर्गे को मारने में इतना समय क्यों लग रहा है? यह सुनकर तियानमिंग का गुस्सा फूट पड़ा और वह चिल्लाया, जब मैं नहीं था तब तुमने मेरे भाइयों को चोट पहुंचाई। तुम्हें मरने का शौक है क्या? इतना कहते ही वह बिजली की तरह सनशी के पास से गुजरा और उसे प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला। सनशी के मुंह से खून निकल पड़ा और उसे समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या। और इसी तरह जागने के 5 मिनट के अंदर ही तियानमिंग ने अपने दुश्मन को हरा दिया। यीहुओ गुस्से में बड़बड़ाया, धत्तेरे की ली तियानमिंग, थोड़ा और देर हो जाती तो मैं मर ही जाता। उधर जेनशिंग गुस्से से चिल्लाया, ली तियानमिंग, तुमने सच में किसी को मार दिया? तियानमिंग शांत आवाज में बोला, तुमने मेरे भाई को चोट पहुंचाई, तुम्हें मारना कोई बड़ी बात नहीं। फिर उसने उसे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारे पूरे यूएन क्लैन को खत्म करना चाहता हूं। यह सुनकर जेनशिंग को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। मेरे पूरे कबीले को मारोगे? वह दोहराने लगा। अब वह अपनी इनर पावर इकट्ठी करने लगा और तिरस्कार से बोला, तुम जैसे 5 साइकिल रीइंकार्नेशन बॉडी वाले को मारकर तो मैं पूरी जिंदगी शेख ही मार सकता हूं। फिर वह तियानमिंग को घूरते हुए बोला, क्योंकि अगर तुम्हारे जैसे इंसान को बढ़ने दिया जाए तो वह एक दिन एंशिएंट सेक्रेड रियलम तक पहुंच सकता है। फिर उसने तिरस्कार से पूछा, 5? यह सुनकर तियानमिंग हल्का सा मुस्कुराया और बोला,
आज तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे कितने रीइंकार्नेशंस हो चुके हैं। इतना कहते ही वह तलवार हाथ में लेकर उसकी तरफ झपट पड़ा और एक जोरदार गर्जना के साथ वह चिल्लाया, मारो। उसी समय टियनमिंग ने अपने हाथ में पकड़ी चेन को लापरवाही से घुमाया और एक जबरदस्त वार कर दिया। देखते ही देखते जेनशिंग को उसके हमले से बचने में काफी मुश्किल होने लगी। इस बीच उसका टाई लगातार आग उगलकर अपने मालिक की मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इग्निस उन कमजोर लपटों को देखकर हंस पड़ा और बोला कि यह आग तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर उसने तुरंत एक विशाल फायर स्टॉर्म छोड़ दिया और गरज कर कहा कि वह उसे सभी आगों के असली पूर्वज का स्वाद चखाएगा। इसके तुरंत बाद उसने दूसरा हमला भी कर दिया। चारों तरफ आग से घिरा टाई बीस्ट पूरी तरह दबाव में आ गया और दानवी दर्द में दहाड़ने लगा। मौका देखकर नीहाओ आगे बढ़ा और बोला, मियाओ मियाओ, आओ इस बदसूरत जानवर को खत्म करते हैं और इसे दिखाते हैं कि घिर जाने का मतलब क्या होता है। मियो मियो समझते हुए म्याऊं करने लगा और फिर इंसान और जानवर के बीच भयानक लड़ाई छिड़ गई। उधर जेनशिंग लगातार हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि जो तियानमिंग पहले तलवार चलाता था वह अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे कोई टक्कर देने वाला मिलेगा। यह आखिर हो कैसे सकता है। जब तियानमिंग ने देखा कि उसका दुश्मन कमजोर पड़ रहा है तो वह हल्का सा मुस्कुराया, चेन को कसकर पकड़ा और जोर से खींचा। ठीक उसी समय जब तियानमिंग आखिरी वार करने वाला था, एक भारी ताकत ने जेनशिंग को झटका दिया। उसने पूरी ताकत से विरोध करने की कोशिश की, लेकिन यह साफ था कि जेनशिंग भी एक खतरनाक दुश्मन है। अब तियानमिंग भी उसे नए नजरिए से देखने लगा और मन ही मन बोला कि इस आदमी के पास कितने तरह के हमले हैं और उसका लड़ने का स्तर भी बहुत ऊंचा है। क्या वह अब तक अपनी असली ताकत छिपा रहा था? इतने भयानक हमले के सामने जेनशिंग धीरे धीरे टिक नहीं पा रहा था। उसका शरीर लड़खड़ाने लगा और वह दांत भींचकर बोला, धत्तेरे की, यह लड़का अब तक अपनी ताकत छिपा रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं। वहीं तियानमिंग भी अपने दुश्मन की सहनशक्ति की तारीफ किए बिना नहीं रह पाया, लेकिन उसने ठंडे स्वर में कहा, पर तुम्हारा हाफ बीस्ट इतना भाग्यशाली नहीं है। उसी समय यीहो ने सीधे तय बीस्ट के पेट को भेद दिया। अपने बीस्ट सोल के हारते ही जेनशिंग के मुंह से खून निकल पड़ा और उसी पल तियानमिंग बिजली जैसी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ पड़ा। अब जेनशिंग के पास विरोध करने की ताकत नहीं बची थी। उसने सामने आती तलवार देखी तो उसका दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन मौत सामने होने के बावजूद उसका घमंड कम नहीं हुआ। वह चिल्लाया, ली तियानमिंग, अगर तुमने मुझे छुआ भी तो तुम्हें 1000 गुना कीमत चुकानी पड़ेगी। चाहे तुम यहां से निकल भी जाओ, तुम मर चुके हो। लेकिन तियानमिंग ने उसे देखते हुए साफ आवाज में कहा, तुम कितने भोले हो, मैं तुम्हारी आवाज में डर साफ सुन सकता हूं। यह वही डर है जिस पर तुम्हें खुद भी यकीन नहीं हो रहा है ना? वह थोड़ा रुका और फिर बोला, जिससे जेनशिंग स्तब्ध रह गया, तुम सोचते हो कि थाई टावर में तुम्हारे परिवार की ताकत के कारण भले ही मैं तुमसे ज्यादा मजबूत हूं, तुम्हें सिर्फ तुम ही मार सकते हो, मैं नहीं। लेकिन अफसोस, तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते। मैं आमतौर पर समझदारी से काम लेने वाला इंसान हूं, लेकिन अगर कोई मुझे कमजोर समझकर मेरी या मेरे भाइयों की जान लेने की कोशिश करे। यह कहते हुए उसकी आंखों में खूनखार चमक आ गई। तो फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें सीधा नरक भेज दूंगा। यह नजर देखकर जेनशिंग का शरीर कांप उठा। वह घबराकर बोला, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम भी नहीं बचोगे। मेरे चाचा और मेरे पिता तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तियानमिंग ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अफसोस, अब तुम यह सब देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। जैसे ही उसकी तलवार गिरने वाली थी, जेनशिंग ने आखिरी कोशिश में तलवार को पकड़ लिया और घबराकर चिल्लाया, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, नहीं। उसी समय तियानमिंग की लाल चमकती ताकत तेजी से जेनशिंग के शरीर के चारों ओर कस गई और वह दर्द से चीख उठा। अपने दुश्मन को देखते हुए तियानमिंग का चेहरा ठंडा हो गया और उसके होठों पर खतरनाक मुस्कान आ गई। वह बोला, सेक्रेड आर्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ, डिलीवर ऑल बीइंग्स। उसके बोलते ही जेनशिंग फिर चीख उठा, क्योंकि तियानमिंग के हाथ की चेन सीधे उसके शरीर के आर पार चली गई थी। अब जमीन पर पड़ा जेनशिंग लगातार बहते खून को रोक नहीं पा रहा था और साफ दिख रहा था कि आज उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। तियानमिंग उसके पास आया, उसके सीने पर जोर से पैर रखकर बोला, जेनशिंग, तुम अब मरने वाले हो। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं ताकि तुम शांति से मर सको। तभी जेनशिंग की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चल गई।
टियन मिंग के बाएं हाथ पर जो 5 काले रीइंकार्नेशन व्हील्स दिखते हैं, असल में वे 10 हैं। पूरे 10 साइकिल्स ऑफ रीइंकार्नेशन। मौत सामने होने के बावजूद जेन शिंग के दिल में डर भर गया। यह आदमी सच में डरावना था। यह देखकर फेलिंग भी थोड़ी चिंतित हो गई और बोली, क्या सच में इसे मारना ठीक है? लेकिन टियन मिंग ने शांत आवाज में कहा, कोई बात नहीं, इससे जो तूफान आने वाला है वह बस और बड़ा हो जाएगा। फिर उसने लिंगर से पूछा, लिंगर, मुझे फे में आए कितना समय हो गया? लिंगर ने तुरंत जवाब दिया, 1.5 घंटा, और तीसरे लेवल की प्रतियोगिता खत्म होने में अभी 1.5 घंटा बाकी है। यह सुनकर टियन मिंग ने तुरंत अपनी इनर पावर को सक्रिय किया और सोचा कि अभी काफी समय है, पहले बाल्डी की रिंग में रखे खजाने देख लेता हूं। तभी उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। यह क्या है? एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, 10 सुपीरियर ग्रेड अर्थ रैंक्ड डिवाइन सोर्सेज में से एक चुनो। वह समझ गया कि यह प्राइज एक्सचेंज स्लिप है। यह देखकर टियन मिंग खुश हो गया और बोला, बुरा नहीं, एक चुनने का मतलब है मैं सबसे सही चीज ले सकता हूं। तभी फेलिंग ने पूछा, ब्रदर, अब हम क्या करेंगे? टियन मिंग ने उसकी तरफ देखकर कहा, अभी इसे राज ही रहने देते हैं। क्या तुम्हें 2 बदलाव दिखे? फीलिंग बोली, मुझे तो सिर्फ एक ही बदलाव दिख रहा है, ऊपर एक एग्जिट खुल गया है जो बाहर से जुड़ा है। टियन मिंग ने समझाया, वही रास्ता है जिससे टाई टावर के तीनों लेवल पार किए जाते हैं। अगर हम वहां से गुजर गए तो इसका मतलब होगा कि मैंने टाई टावर को जीत लिया, और अगर तब तक 4 टाई डिसाइपल्स की जगह भर चुकी होगी तो बाहर निकलते ही मैं भी टाई डिसाइपल बन जाऊंगा। फेलिंग ने फिर पूछा, ब्रदर, आपने कहा था 2 बदलाव हैं, उस रास्ते के अलावा दूसरा क्या है? यह सुनकर टियन मिंग थोड़ा हैरान हुआ और बोला, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? फिर उसने खुशी से सामने की तरफ इशारा किया, वह हमारे सामने ही है। फेलिंग चौंक कर बोली, हमारे सामने? यहां तो कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ क्यों नहीं दिख रहा? तब टियन मिंग ने अपने दोनों सोल बीस्ट से पूछा, तुम दोनों को कुछ दिख रहा है? यी हुओ हैरान होकर बोला, क्या? मियाओ मियाओ को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब टियन मिंग ने हाथ बढ़ाकर सामने मौजूद छोटे पगोड़ा को छुआ। यह अजीब था, उसे साफ दिखाई दे रहा था लेकिन बाकी किसी को नहीं। उसी समय वह पागोड़ा अचानक उड़कर सीधे टियन मिंग की तरफ आ गया और वह चौंक गया। टियन मिंग हैरानी से बोला कि यह आखिर हो क्या रहा है। तभी वह सुप्रीम यूनिटी टावर उसके डेमी प्लेन में समा गया, जिससे डार्क फायर भी हैरान रह गया। वह बोला, क्या तुम इसी की बात कर रहे हो? यह तो थाई टावर का छोटा रूप है। उधर मियो मियो तो इसका पूरा मजा ले रहा था। वह टावर के पास सो गया और बोला कि यहां सोना कितना आरामदायक है, इसलिए बाकी भी उसके पास आकर लेट गए। थोड़ी देर बाद निहाओ अचानक बोला, रुको, सिर्फ आराम ही नहीं मिल रहा, हमारे पुराने घाव भी जल्दी भर रहे हैं। यहां की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल लाई शंग शाओ की कब्र के पास जैसी। यह सुनकर टियन मिंग उत्साहित हो गया और बोला, कमाल है, इसका मतलब हम यहां कभी भी पूरी रफ्तार से ट्रेनिंग कर सकते हैं। वह खुशी से मुस्कुराने लगा और बोला कि यह सच में स्वर्ग को चुनौती देने वाला खजाना है। उसके लिए यह इस लड़ाई का सबसे बड़ा इनाम था। तभी फाइलिंग बोली, ब्रदर, मुझे याद है उन्होंने कहा था कि ली क्लैन के पूर्वज के पास 2 महान खजाने थे, थाई टावर और ईस्टर्न एम्परर स्वॉर्ड। आपको क्या लगता है? यह सुनते ही टियन मिंग का चेहरा अचानक गंभीर हो गया और उसने कहा, तुम कहना चाहती हो कि जो टावर मेरे डिमी बीइंग स्पेस में आया है वही असली टाई टावर है? तब उसने बताया कि पहले उसे शक था कि जिस टाई टावर की सब बात करते हैं वह शायद सिर्फ एक इमारत है, लेकिन अब लगता है कि बाहर जो टावर है वह तो बस एक साधारण भवन था। जहां तक टियन मिंग जानता था, कहा जाता है कि पहले पूर्वज ली शेन श्याओ को एक जगह एंशंट गॉड कंट्री में 2 महान दिव्य खजाने मिले थे, जिनमें से एक टाई टावर था जो बीस्ट कंपेनियंस की कल्टीवेशन को बहुत तेज कर सकता है, और दूसरा था ईस्टर्न एम्परर सोर्ड। इसलिए यूएन शिंदू होली हेवन मैनर जाकर उसी ईस्टर्न एम्परर सोर्ड के लिए मुकाबला करना चाहता था, लेकिन शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस बीच असली टाई टावर तो मुझे मिल जाएगा। यह कहते हुए टियन मिंग के चेहरे पर खुशी आ गई और वह बोला कि इसमें कोई शक नहीं है, यह वही डिवाइन आर्टिफैक्ट है जो लाई शेन श्याओ ने छोड़ा था। सच में यह तो स्वर्ग का दिया हुआ उपहार है। उसने मन ही मन हिसाब लगाया कि युएन जेनिंग और गोंगची ने उसकी जगह कीमत चुकाई और तीसरे लेवल के सारे खजाने भी उसी के हाथ लग गए। यह नतीजा सच में बहुत संतोष देने वाला था। और जब उसने टावर के पास सो रहे अपने दोनों सोल बीस्ट्स को देखा तो उसे महसूस हुआ कि टाई टावर की वजह से यिंग हुओ और मियो मियो की लड़ने की ताकत काफी बढ़ गई है, और आगे अगर वे बुरी तरह घायल भी हो जाएं तो बस थोड़ी देर यहां आराम करेंगे और तुरंत ठीक हो जाएंगे।
यह सोचकर टियनमिंग संतोष से मुस्कुरा दिया और बोला कि अगर टाई टावर इतना स्वर्ग को चुनौती देने वाला खजाना है तो ईस्टर्न एम्परर सोर्ड, जो इसके बराबर माना जाता है, वह भी जरूर उतना ही अद्भुत होगा। फिर उसने फेलिंग से कहा कि अगर वह टाई सेक्ट का डिसाइपल बन गया तो वह रेल्म वॉर्स में हिस्सा ले सकेगा और शायद वहां मुकाबला भी कर पाएगा। यह सुनकर फेलिंग थोड़ी हिचकिचाई और बोली कि अगर उसने यूएन जेनिंग को मार दिया है तो क्या यूएन फैमिली उसे तुरंत मार नहीं डालेगी। इस पर तियनमिंग बोला, अगर मैं यूएन जेनिंग की लाश मिलने से पहले टाई सेक्ट का डिसाइपल बन गया तो वे मुझे मार नहीं पाएंगे। यह सुनकर फेलिंग ने पूछा, मतलब तुम 1 महीने बाद उन्हें चैलेंज करने की जगह आधे घंटे के अंदर ही किसी ताई डिसिप्लिन को हराकर उसकी जगह लेना चाहते हो ताकि तुम मरने से बच सको। ऊपर की तरफ देखते हुए तियानमिंग ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल। फिर उसने अपना कारण बताया कि भले ही उन्हें पता चल जाए कि युआन जेनिंग को मैंने मारा है, लेकिन बिना सबूत के इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि कातिल कौन है। असली बात मेरी पहचान और ताकत है। यह कहते हुए तियानमिंग की आंखें ठंडी हो गईं, क्योंकि इस बार उसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। पहले वह अपने मास्टर को मुसीबत में डालने से डरता था और यूएन फैमिली को नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि अगर वह उन्हें बस थोड़ी सी भी परेशानी देगा तो वे हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढकर उसे मारने की कोशिश करेंगे, और अगर ऐसा ही है तो उससे पहले उन्हें ही खत्म कर देना बेहतर है। मन ही मन उसने तय कर लिया कि वह टाई सेक्ट का डिसाइपल बनेगा। यह एल्डर्स की काउंसिल को चौंकाने और जो लोग पहले तटस्थ थे उन्हें अपनी तरफ करने का सबसे सही मौका था। यह सुनकर फेलिंग तुरंत बोली, समझ गई, बस तुम सुरक्षित रहो, यही काफी है। फिर उसने पूछा, ब्रदर, अगर तुम अभी बाहर जाओ तो क्या टाई का सबसे कमजोर डिसाइपल सू वुयू को हराना मुश्किल होगा। इस पर तियनमिंग ने तुरंत जवाब दिया, यही वजह है कि मैं अभी बाहर जाने की जल्दी नहीं कर रहा। यह सुनकर फेलिंग हैरान रह गई और बोली, क्या तुम यहीं रुकने वाले हो। तब तियनमिंग बैठ गया और अपनी इनर एनर्जी को सर्कुलेट करने लगा। फिर बोला, हाँ, मुझे यहीं कल्टीवेट करना होगा। काले बालों वाले भ्रम के साथ लाइफ और डेथ बैटल और फिर गोंगसुकी और यूएन जेनिंग को मारने के बाद अब मैं बस एक कदम दूर हूं ब्रेक थ्रू से। मुझे सिर्फ आधा घंटा चाहिए, उसके बाद मैं ब्रेक थ्रू करूंगा और फिर 1 घंटे में उन्हें चैलेंज करूंगा। समय बीतता गया और आधे घंटे बाद उसके शरीर से एक विशाल आभा निकलने लगी। तब तियनमिंग खुद को रोक नहीं पाया और जोर से बोला, यूनिटी रेल्म का 5वां स्तर सफल। वह इस पर बेहद खुश था क्योंकि यह 10 कल्पा रीइंकार्नेशन फिजिक था और 10 डायरेक्शनल ट्रिब्यूलेशन ऑफ इटर्निटी के साथ वह हेवनली इंटेंट रेल्म से नीचे लगभग अजेय होना चाहिए। इस बीच बाहर करीब 1 लाख लोग, 33 एल्डर्स और यूएन फैमिली तीसरे ट्रायल के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। सबकी नजरें टावर की छोटी पर थीं कि आखिर कौन बाहर निकलेगा। तियनमिंग ने मन ही मन कहा कि जब तक यूएन जेनिंग की मौत का पता चले उससे पहले अगर वह टाई सेक्ट का डिसाइपल बन गया तो वह आगे बढ़ता रहेगा। फिर उसने कहा, लिंगर, समय आ गया है, चलो एक शानदार एंट्री करते हैं। इतना कहकर तियनमिंग ने अपने पंख बुला लिए और विंग्स ऑफ हेवन प्रकट होते ही वह तेजी से ऊपर की ओर उड़ गया। तीनों लेवल पार करने के बाद अब तियनमिंग ऊपर उड़ते हुए बाहर की दुनिया में लौट आया। उसे देखते ही भीड़ में हलचल मच गई और लोग चिल्लाने लगे, देखो, टावर की छोटी से कोई नीचे उड़कर आ रहा है। जब लोगों ने ध्यान से देखा तो वे चौंक कर बोले, ये तो लाई तियानमिंग है, हमारा युवा सेक्ट लीडर। अब वह सबका ध्यान खींचने वाला असली युवा मास्टर बन चुका था। सच में सुप्रीम वन का डिसिप्लिन बनने लायक। भीड़ जोर जोर से नारे लगाने लगी, ली क्लान के पूर्वज उसकी रक्षा करें, एक बेमिसाल प्रतिभा जन्मी है, युवा मास्टर, युवा सेक्ट लीडर, युवा सेक्ट लीडर। यह देखकर तियनमिंग बहुत संतुष्ट हुआ और मन ही मन बोला, कमाल है, यही तो मुझे चाहिए था। इतने लोगों के सामने यूएन क्लैन नियम तोड़कर मुझे सीधे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। उसी समय जब शाओचिंग ने उसे बाहर आते देखा तो वह कुछ पल के लिए जम सा गया और मन में बोला कि इस लड़के ने सच में कर दिखाया। क्या ली फैमिली के पूर्वजों ने ही उसके लिए दरवाजा खोला था। तभी पीछे खड़े वेई ने कहा, वह तुम्हारा ही डिसिप्लिन है, फिर तुम अपने ही छात्र पर शक करने वाले कैसे मास्टर हो। यह सुनकर शाओचिंग ने जल्दी से अपना पंखा उठाकर चेहरा ढक लिया और बोला, मैं बस बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया हूं, मुझे थोड़ा शांत होना होगा। यह देखकर याचिंग ने हैरानी से पूछा, पिताजी, आपको क्या हो गया। तब उसने स्वीकार किया, इस बच्चे ने मुझे हिला दिया है। मुझे लगता है वह हमारे पहले पूर्वज जैसा ही है, हालात भी वैसे ही हैं, मिशन भी और चेहरा भी। यह सुनकर यीचिंग ने घोषणा की, आज से यही फैमिली अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आखिरी सांस तक।
यह सुनकर श्याओचिंग खुश हो गया और बोला, बूढ़े आदमी, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, लेकिन उसकी रक्षा अभी से शुरू करनी होगी। इतना कहकर वह खुद को रोक नहीं पाया और सीधे नीचे स्टैंड्स की तरफ उड़ गया। तियानमिंग उसे देखकर हैरान हो गया और बोला, मास्टर, आप यहां क्यों आए हैं? इस पर शाओचिंग तुरंत बोला, यह भी कोई पूछने की बात है? अब तुम एक खजाना हो, इसलिए तुम्हारी रक्षा करना जरूरी है, नहीं तो कोई तुम्हें मारकर इस प्रतिभा को बर्बाद कर देगा। इस पर तियानमिंग ने कहा, मास्टर, क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? यहां बहुत लोगों की नजरें हम पर हैं। तब शाओचिंग बोला, यह बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं है, तुम्हें युआन फैमिली के चेहरों के भाव देखने चाहिए। यह सुनकर तियानमिंग ने चारों ओर ठंडी नजर से देखा और उसी समय एक आवाज गूंजी, क्या हम इस लड़के के प्रभाव को कम आंक रहे हैं? यह कहते हुए काई ताई गुस्से से कांप रहा था और बोला, मुझे लगता है कि चाहे डुआन कितना भी विरोध करे, हमें उसे हर हाल में मारना ही होगा। तब फैन तियान ने भी कहा, थाई पागोड़ा के तीसरे लेवल से बाहर आना कोई आसान बात नहीं है। उसने ताई डिसिप्लिन को चैलेंज करने का अधिकार हासिल कर लिया है और इस 1 महीने में वह और मजबूत भी हो सकता है। अगर वह सफल हो गया और ताई डिसाइपल बन गया तो मुझे डर है कि हांगपू फांग यून भी या शाओकिंग के साथ मिल जाएगा। यह सुनकर काई ताई ने ठंडी आवाज में वुयू को आदेश दिया, वह लड़का 1 महीने में जरूर तुम्हें चैलेंज करेगा। और ऐसा लग रहा था जैसे ताइची खुद किस्मत से ही गहरी नफरत करने लगा हो। वह चुप रहा। साफ दिख रहा था कि वह 1 महीना इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उसकी आंखों में कड़वाहट झलक रही थी। उसने ठंडे स्वर में कहा कि जैसे ही जेन शिंग के शिष्य बाहर आ जाएंगे और ताई टावर की परीक्षा खत्म होगी, वह सीधे अज्यूर ड्रैगन सोर्ड पीक जाएगा और उस मक्खी जैसे लड़के को मार डालेगा, क्योंकि अब उसका धैर्य खत्म हो चुका है। तभी शेंदू ने ताना मारते हुए कहा, और तुम खुद को जेन शिंग कहते हो, इतनी सी बात भी पूरी नहीं कर पाए? यह बात काई ताई के घमंड पर सीधा वार थी और उसने दांत भींचकर कहा कि जब वह लड़का बाहर आएगा तो इसकी कीमत चुकाएगा। इसी बीच जैसे ही तियानमिंग बाहर आया, उसने ऊंची आवाज में कहा, सु वुयू, मैं तुम्हें 10 सांसों का समय देता हूं, नीचे आ जाओ। फिर उसने कहा, नियमों के हिसाब से मेरे पास 1 महीना तैयारी का समय है, लेकिन मैं इतना इंतजार नहीं करने वाला, इसलिए अभी नीचे आओ। यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। किसी की सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि सबको लगा कि वह बहुत लापरवाह हो रहा है। अगले ही पल लोग हंसने लगे। पूरा हॉल शोर से भर गया और तमाशा शुरू हो गया। कुछ ही देर पहले सब लोग कह रहे थे कि 1 महीना इंतजार करना चाहिए, लेकिन अब सब कह रहे थे कि क्या तियानमिंग ज्यादा ही उतावला हो गया है। फेंक तियान ने सोचा कि क्या इस लड़के के दिमाग में कुछ गड़बड़ है जो इतनी जल्दी चुनौती दे रहा है। लेकिन टाई ने बीच में कहा कि असल में यह लड़का काफी चालाक है। उसे समझ आ गया है कि आज उसका प्रदर्शन बहुत ज्यादा चमक गया है और अब सबकी नजरें उसी पर हैं, इसलिए वह अभी ही दांव खेलना चाहता है। काई ताई को यह सुनकर हंसी आ गई और उसने सोचा कि यह लड़का सच में वुयू को ज्यादा कुछ समझ ही नहीं रहा। वुयू तो यूनिटी रेल्म के 9वें स्तर पर है और जेन शिंग से भी ज्यादा ताकतवर है। फिर उसने वुयू की तरफ मुड़कर कहा कि जवान लोग अक्सर जल्दबाजी करते हैं, अब यह तुम्हारे ऊपर है। यह सुनकर वुयू का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने समझ लिया कि अब उसे ही मैदान में उतरना होगा। वह तुरंत नीचे एरना की ओर चल दी। जाते हुए उसने पीछे मुड़कर कहा, शेंडू, मैं नीचे जा रही हूं, कुछ और कहना है? लेकिन शेंडू शांत रहा और बोला, कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। अपनी पूरी ताकत दिखाओ और उसे मार डालो, बाकी गड़बड़ एल्डर्स संभाल लेंगे। वह खुद अपनी कब्र खोद रहा है, तुम्हारे लिए उसे मारना मुश्किल नहीं होगा। यह कहकर वुयू तेजी से नीचे उतरी, जहां तियानमिंग पहले से उसका इंतजार कर रहा था। वुयू ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखते हुए कहा, तुम मरने के लिए इतने उतावले हो कि 1 महीना भी इंतजार नहीं कर सके। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूं। इस पर तियानमिंग ने भी उसकी आंखों में देखते हुए आत्मविश्वास से कहा, तय सेक्ट की डिसाइपल, अब तुम मेरी जीत हो। दोनों आमने सामने खड़े हो गए, किसी भी पल हमला करने को तैयार। पहले पहल वुयू ने ही कदम उठाया। उसने अपनी तलवार निकाली और उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी भरते हुए ठंडे स्वर में कहा, लाई तियानमिंग, अब तुम मर चुके हो। एक ही पल में उसने अपना हेवंस आई प्रकट किया और उसके ऊपर खड़ी हो गई। उससे निकल रही ताकत बहुत ही भयानक थी। जब उसने देखा कि तियानमिंग अभी भी नहीं हिला है, तो उसने शक भरी नजर से पूछा, तुम्हारे लाइफ बाउंड बीस्ट्स कहां हैं? मैंने सुना है तुम उनसे अलग नहीं रहते। इस पर तियानमिंग ने भौहें चढ़ाकर सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वे आराम कर रहे हैं, तुमसे निपटने के लिए मुझे उनकी जरूरत नहीं है।
यह सुनकर वूयू ने दांत भींचते हुए कहा, मैंने तुम्हें ज्यादा ही समझ लिया था। पहले हमला करने में झिझक रही थी, लेकिन अब समझ आ गया कि तुम बस एक मामूली इंसान हो। इतना कहकर वूयू ने लड़ने की मुद्रा बना ली। उसके पैरों के पास खड़ा सफेद सांप भी नीली चमकती आंखों के साथ अपने दांत दिखाते हुए फुफकारने लगा। उसकी लंबी जीभ तेजी से बाहर आ जा रही थी, जैसे बस हमला करने ही वाला हो। अगले ही पल वह सांप बिजली की तरह तियानमिंग की तरफ झपटा, लेकिन तियानमिंग तुरंत पीछे कूद गया और हमले से बच गया, जबकि जहां वह खड़ा था वह जमीन चूर चूर हो गई। हमला बचाकर तियानमिंग हल्के से उतर गया और वूयू और उसके बीस्ट से दूरी बनाए रखी। जब वूयू ने देखा कि साधारण हमला उसकी रफ्तार के सामने बेकार है, तो उसने व्हाइट सर्पेंट को अपना स्किल इस्तेमाल करने का आदेश दिया। तुरंत उसके शरीर के रोम छिद्रों से अनगिनत गैस की धाराएं निकलने लगीं और चारों तरफ धुंध जैसा माहौल बन गया। तियानमिंग समझ गया कि यह साधारण धुंध नहीं है। उसने अपना मुंह और नाक ढकते हुए कहा, यह तो जहरीली गैस है। थोड़ी ही देर में उस धुंध के साथ आसमान से सफेद बर्फ गिरने लगी। तियानमिंग हैरान होकर बोला, यह बर्फ है? उस धुंध और बर्फ के बीच वूयू और उसका बीस्ट पूरी तरह छिप गए, जिससे तियानमिंग सोचने लगा कि वे कहां गायब हो गए। तभी उसकी आंखें तेज हो गईं, क्योंकि उसने तुरंत पहचान लिया कि किस तरह का जादू चल रहा है। वूयू अपनी तलवार में ऊर्जा भरते हुए मंत्र पढ़ रही थी, अंडरवर्ल्ड क्रिम्सन सी। उसी पल भयानक बर्फीला तूफान तियानमिंग पर टूट पड़ा, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं घबराया। तभी उसकी हथेली में मौजूद डिवाइन आई चमक उठी और वूयू का जादू भेद कर आने वाले हेवनली सर्पेंट को देख लिया। तियानमिंग की आंखें सिकुड़ गईं और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह बोला, अब दिख गए, सिर्फ बातें करना ही आता है। अगले ही पल उसने एक डिफेंसिव स्पेल डाला, एयर वॉल, जिसने व्हाइट सर्पेंट के हमले को रोक दिया। यह देखकर वूयू चौंक गई, क्योंकि तियानमिंग ने उसका हमला इतनी आसानी से रोक दिया था। उसे समझ आ गया कि वह उसके जादू को तोड़ सकता है। उसने हैरानी से सोचा कि यह पारदर्शी चीज क्या है। उसके दिल में बेचैनी उठी और वह मन ही मन बोली, धत्तेरे की, क्या मेरी पॉइजन स्मोक उस पर असर नहीं कर रही? यह कैसे हो सकता है? तभी वूयू ने अपनी तलवार घुमाई और तियानमिंग पर उड़ती तलवार की तकनीक से हमला किया, लेकिन तियानमिंग की पीठ पर तुरंत पंख उग आए और वह आसानी से उस हमले से बच गया। यह था विंग्स ऑफ हेवन। यह मत समझो कि तियानमिंग कमजोर है, क्योंकि वह अभी तक सिर्फ बचाव कर रहा था। अचानक उसने इमॉर्टल आर्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ का प्रयोग किया। एक लोहे की चेन अचानक प्रकट हुई और उसके आदेश पर वह सीधे वन आइड वाइपर को जकड़कर जगह पर रोक देती है। उसे बांधने के बाद तियानमिंग ने हाथों से मुहर बनाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। असली खेल अब शुरू होगा। लाइफ एंड डेथ इमॉर्टल आर्ट्स, सैल्वेशन फॉर ऑल। मंत्र पूरा होते ही लोहे की जंजीरें बदल गईं और उनसे अनगिनत काली ऊर्जा की किरणें निकलने लगीं, जो हेवनली आई सर्पेंट के चारों तरफ कसने लगीं। जंजीरों के कसते ही सांप की दर्दनाक चीखें पूरे मैदान में गूंजने लगीं और उसके शरीर से खून फूटने लगा। अपने बंधे हुए बीस्ट को खतरे में देखकर वूयू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वह घबराकर चिल्लाई। बायुआन ने भी हालात की गंभीरता समझते हुए आंसू भरी आंखों से तियानमिंग को घूरा और चिल्लाया, ली तियानमिंग, अगर हिम्मत है तो इसे छोड़ो और मुझसे सामने से लड़ो। तियानमिंग को सांप को बेवजह यातना देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने जवाब दिया और आगे बढ़ गया। ठीक है, तुम सब बेकार कचरा हो। आज इतना लड़ने के बाद तुम लोग मुझे बस परेशान ही कर रहे हो। इस चाबुक का इस्तेमाल करने लायक भी नहीं हो। यह कहकर तियानमिंग सीधे वूयू और मरते हुए जहरीले सांप के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम हमेशा इतनी घमंडी नहीं रहती थीं? आज मैं तुम्हें पूरी तरह हार मानने पर मजबूर कर दूंगा। अपने सांप की हालत देखकर वूयू नफरत से कांपने लगी और बोली, ली तियानमिंग, तुम्हें मरना ही होगा। अब वह खुद को शांत नहीं रख सकी। उसकी तलवार पकड़ने वाली भुजा कांप रही थी। नफरत ने उसे पूरी तरह घेर लिया था और वह चीखते हुए आगे बढ़ी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। वूयू ने लगातार हमलों की बारिश कर दी। तरह तरह की तलवार तकनीकें इस्तेमाल करते हुए तियानमिंग पर टूट पड़ी, लेकिन तियानमिंग ने बस अपनी तलवार उठाई और एक अटूट रक्षा बना ली, इन्फर्नल आर्मर। उसने तिरस्कार से कहा, तुम्हारे हमले दिखने में तो बड़े चमकदार हैं, लेकिन असल में तो बस गुदगुदी जैसे हैं। यह कहते हुए उसके होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई और उसने रिबेलियस सोर्ड इंटेंट को मुक्त कर दिया। उसने अपने पैरों को मजबूती से जमाया और फिर भयानक ताकत के साथ आगे की ओर झपट पड़ा। यह हमला बहुत ही भयानक होने वाला था। एक ही पल में तियानमिंग बिजली की तरह आगे बढ़ा
और वूयू के बिल्कुल पास पहुंच गया। उसकी तलवार से निकलती अनगिनत धारदार सोर्ड एनर्जी चारों तरफ फैल गई, मानो आसमान के सितारों को भी चीर सकती हो। किसी तरह उस हमले को सहने के बाद वूयू वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई और उसी क्षण तियनमिंग ने बिना मौका गंवाए आखिरी वार कर दिया। अचानक वूयू के हाथ में पकड़ी तलवार जोर की आवाज के साथ टूटकर बिखर गई। तभी उसे अपने पूरे शरीर में असहनीय दर्द महसूस हुआ, क्योंकि उसे समझ आ गया कि उसकी देह जगह जगह सोर्ड एनर्जी से कट चुकी है और चारों ओर खून बिखरने लगा। अगले ही पल वूयू की आंखें उलट गईं और वह जमीन पर गिरकर पूरी तरह बेहोश हो गई। यह सब देख रहे दर्शक एकदम उछल पड़े और जोर जोर से चीखने लगे। सब हैरान थे कि क्या यह सच में इतनी पूरी और करारी हार थी। लोग चिल्लाने लगे कि यह तो अविश्वसनीय है। तियनमिंग सच में रुकने वाला नहीं है, वह बहुत ही ताकतवर है और सच में युवा सेक्ट मास्टर कहलाने के लायक है। भीड़ जोर जोर से नारे लगाने लगी, ताई डिसाइपल ली तियनमिंग, ताई डिसाइपल ली तियनमिंग। उधर टाई के एल्डर्स यह सब देखकर शर्म से सिर झुकाए खड़े थे, मानो जमीन में समा जाना चाहते हों। वहीं शेन डू भीड़ के उसी नारे से घिर गया। उसका चेहरा मौत जैसा सफेद पड़ गया था और वह अपमान से दांत भींचकर चुप खड़ा रहा। उसी समय वूयू बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ी हुई और भारी आवाज में हार मानते हुए बोली, मैं हार गई। अपने शिष्य तियनमिंग का शानदार प्रदर्शन देखकर स्याओचिंग भी उड़कर नीचे आ गया और खुशी से उसकी तारीफ करने लगा। तियनमिंग, बहुत बढ़िया। पूरे शहर को तुम पर शक था, लेकिन आज तुमने सबको दिखा दिया कि असली ताकत क्या होती है। यह सुनकर तियनमिंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, लेकिन वह फिर भी विनम्रता से बोला, मास्टर, यह सब आपकी ही मार्गदर्शन की वजह से हुआ है। तभी जब वे लोग जश्न मना ही रहे थे, अचानक आसमान से दो लोग नीचे एरिना में उतरे। श्याओचिंग ने उन्हें देखकर कहा, कमाल है, तुम सच में भगवान का दिया हुआ तोहफा हो। तभी उनमें से एक ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर भीड़ को शांत किया। वह था फेंग युन। उसके साथ जिंग शू भी था और पहले एल्डर के रूप में उसने घोषणा की कि उसे एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। उसने कहा, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आज ली तियनमिंग के काम खुद ही सब कुछ बता रहे हैं। उसने टाई टावर के तीनों स्तर पार किए हैं और ताई डिसाइपल सू वुयू को भी हरा दिया है, इसलिए वह इस पद का हकदार है। जब किसी ने भी विरोध नहीं किया तो फेंग युन ने आगे कहा, इसलिए एल्डर काउंसिल और डोंग होंग सेक्ट की ओर से मैं आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूं कि आज से चिंगलोंग सोर्ड पीक का शिष्य ली तियनमिंग अब एक ताई डिसाइपल नियुक्त किया जाता है। यह सुनते ही तियनमिंग के चेहरे पर हल्की गंभीरता आ गई और उसकी आंखों में एक पल के लिए गुस्से की चमक दिखाई दी। फेंग युन उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, बधाई हो ली तियनमिंग। इस पर तियनमिंग ने शांत स्वर में जवाब दिया, धन्यवाद फर्स्ट एल्डर, धन्यवाद सभी एल्डर्स। उसकी विनम्रता देखकर फेंग युन ने कहा, बहुत अच्छा, अब से तुम्हारे भविष्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी एल्डर्स की होगी। उसकी इस बात में हल्की छेड़छाड़ महसूस करके तियनमिंग हंस पड़ा और बोला, इतने गंभीर मत बनिए, ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे खिलाफ कुछ योजना बना रहे हों। अचानक तियनमिंग को कुछ याद आया और उसने श्याओचिंग से पूछा, ओह हां मास्टर, क्या चिंगयू मिल गई? श्याओचिंग ने सिर हिलाकर कहा, अभी तक कोई खबर नहीं, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। तियनमिंग ने सोचा और बोला, हां, मैट्रियार्क को अब तक उसे ढूंढ लेना चाहिए था। तभी श्याओचिंग की नजर दूर कहीं पड़ी और उसने जैसे किसी को पहचान लिया। उसने कुछ लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है मैंने उसे देख लिया। तियनमिंग ने भी उधर देखा और पाया कि चिंगयू बंधी हुई थी, घुटनों के बल बैठी हुई और उसके पीछे दो तलवारधारी पहरेदार खड़े थे। यह देखकर तियनमिंग चौंक कर चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन उसने देखा कि उसके पास खड़ी गाड़ी में कई लाशें पड़ी थीं और दो पहरेदार उसे लेकर आ रहे थे। तियनमिंग ने फिर जोर से उसका नाम पुकारा। उसकी खाली सी आंखों में हल्की हरकत हुई, जैसे वह किसी सपने से जाग रही हो, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जब उसने तियनमिंग की आवाज सुनी तो चिंगयू ने मुश्किल से हल्की मुस्कान दी, जिसमें थोड़ी राहत थी लेकिन साथ ही गहरी निराशा भी। उसके पास खड़े श्याओचिंग ने पीछे खड़े दोनों लोगों की तरफ उंगली दिखाते हुए गुस्से में कहा, ईस्ट एम्परर गार्ड्स, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये मेरी सीधी शिष्या है, इसे तुरंत छोड़ दो। तभी उनमें से एक गार्ड आगे आया, हाथ जोड़कर सम्मान से बोला, एल्डर याय, कृपया रुकिए, यह व्यक्ति एक हत्यारी है। यह सुनकर श्याओचिंग शक से बोला, हत्यारी? क्या बकवास कर रहे हो? तुरंत मेरी शिष्या को छोड़ो। तभी पीछे से एक भारी आवाज गूंजी, ये श्याओचिंग, रास्ते से हट जाओ। वह था युएन फेंग यू और शेन चंग का दादा।
वह आगे आया, रॉयल गार्ड्स की तरफ देखा और जोर से पूछा, ईस्ट रॉयल गार्ड, उस गाड़ी में क्या है और तुम इसे यहां क्यों लाए हो? गार्ड ने सम्मान से जवाब दिया, एल्डर, कुछ समय पहले हम कूनिंग सिटी से एक मिशन की रिपोर्ट लेकर लौट रहे थे। रास्ते में हमें लड़ाई के निशान मिले, हम जांच करने गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह सुनते ही फेंक युन ने तुरंत पूछा, देर हो चुकी थी मतलब? उसी समय वू वॉन थानडो, जो तौट सेक्ट का डिसाइपल था और वू वॉन थान थान का बड़ा भाई, अचानक बेचैन हो गया। उसके दिल में एक बुरा एहसास उठने लगा और वह तुरंत गाड़ी की तरफ दौड़ा। उसने दांत भींचकर उस पर पड़ी खून से सनी चादर को जोर से खींचकर हटा दिया। अगले ही पल उसके सामने उसके छोटे भाई शैन चेनक की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। यह देखकर शेंडू का चेहरा सख्त हो गया, उसकी माथे की नसें उभर आईं और आंखों में आंसू भर आए। वह भर्राई आवाज में बोला, शैन, शैन चेंग। अपने पोते की खुली आंखों वाली लाश देखकर फेंक तियान के मुंह से खून निकल गया और काई ताई ने तुरंत उसे पकड़कर घबरा कर कहा, पिता, पिता, संभलिए। पास खड़ा ताई भी अपना संतुलन नहीं रख पाया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। स्टैंड्स में बैठे लोग आपस में फुसफुसाने लगे। युएन शोंगचेंग और लिए युएन चेन मर गए। क्या सच में ली चिंग यू ने उन्हें मारा है? क्या वह इतनी ताकतवर है? यहां तक कि तियन मिंग भी हैरान रह गया। उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि चिंग यू ने उन्हें मार दिया होगा। तभी खुद को संभालते हुए फेंक तियान ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, उसे हमें सौंप दो, उसका पूरा परिवार पवित्र शहर के साथ दफन कर दिया जाएगा। यह सुनकर श्याओ चिंग तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, गुस्से में मत आओ, अभी किसी को नहीं पता कि असल में हुआ क्या है। उस पर हाथ मत उठाओ। शिष्यों के बीच लाइफ एंड डेथ के मामलों को एल्डर्स संभालते हैं। ली चिंग यू को उन्हें सौंप दो ताकि जांच हो सके। लेकिन काय टाई को किसी तर्क में दिलचस्पी नहीं थी। उसके शरीर से भयानक ताकत फूटने लगी और उसने दांत भींचकर कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ। यह देखकर तियनमिंग समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या किया जाए। उसने मन ही मन सोचा, ओह नहीं, अब ये लोग सच में लड़ने वाले हैं। उसने ग्रैंड एल्डर ताई की तरफ देखा, जिसकी आंखें खून से भरी थीं और उनमें साफ हत्या की इच्छा दिख रही थी। यह देखकर वह और चिंतित हो गया और सोचने लगा कि अगर सच में लड़ाई शुरू हो गई तो कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा और चिंग यू की मौत तय है। आखिरकार तियनमिंग उसकी तरफ मुड़ा और जोर से चिल्लाया, चिंग यू, आखिर हुआ क्या था? मुझे सच बताओ। उसकी आवाज सुनकर चिंग यू ने निराशा भरी आवाज में जवाब दिया, जिसमें गहरी नफरत थी, ब्रदर सू, तुम लोगों ने लिटिल फू और उसके माता पिता का इस्तेमाल करके मुझे धोखा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम लोगों ने वरी फ्री फ्रूट से मुझ पर हमला किया और शाओफू को भी मार डाला। यह कहते हुए चिंग यू की आवाज गुस्से से कांप रही थी। मैं कभी किसी से दुश्मनी नहीं चाहता था, लेकिन वे लोग तो जानवरों की तरह हैं जो मुझे मूर्ख समझकर गुलाम बनाना चाहते थे। इसलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। मैं सिर्फ शाओफू का बदला लेना चाहती हूं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। उसकी पूरी बात सुनने के बाद भीड़ में जोर जोर से चर्चा शुरू हो गई। लोग कहने लगे, तो असल में यही हुआ था। चिंग यू जो कह रही है वह सच है। हम उसकी प्रकृति जानते हैं, वह कभी किसी को बिना वजह परेशान नहीं करती। भीड़ में हलचल बढ़ने लगी। कुछ लोग तो युआन शोंग के खिलाफ हो गए और चिंग यू का पक्ष लेने लगे। वे कहने लगे कि वह हमेशा घमंडी और क्रूर था, अपने परिवार के नाम का इस्तेमाल करके हर जगह लोगों को दबाता था। और सोचो, लाई युआन चेन जैसा आदमी एक कमजोर लड़की ली चिंग यू से हार गया और मारा भी गया। यह तो बेहद शर्मनाक है। भीड़ और ज्यादा भड़क गई। लोग कहने लगे, यह तो सच्ची बेइज्जती है। मरने के बाद भी उसके पाप खत्म नहीं हुए। सबको वरी फ्री फ्रूट वाली बात भी पता थी। लोग उसे गाली देने लगे कि वह कितना घटिया इंसान था। उसकी मौत तो बनती ही थी और मरकर भी वह अपने गुनाहों से मुक्त नहीं हो सकता। कुछ लोग तो कहने लगे कि यह तो ईस्टर्न एम्परर के लिए भी शर्म की बात है। यह सब देखकर तियनमिंग खुद को और ज्यादा दोष देने लगा। उसे लगा कि वह हरामी सिर्फ उसे ही निशाना बना रहा था, लेकिन उसने चिंग यू को भी नहीं छोड़ा। यह सब उसकी ही गलती थी कि वह इतना लापरवाह रहा। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था। उधर जिंगशू ने असहज होकर फेंक यून से पूछा, ब्रोदर हुआंगफू, अब हमें क्या करना चाहिए? उसका सवाल सुनकर लॉन्ग भी उलझन में बोला, इसका ली तियानमिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ उसकी सुरक्षा की है, और जहां तक चिंग यू की बात है, मुझे डर है। उसी समय हालात संभालने के लिए याचिंग ने एक निष्पक्ष समाधान दिया। ईस्टर्न एम्परर गार्ड्स, ली चिंग यू को एल्डर हॉल के हवाले कर दो। सिर्फ उन्हीं के पास जांच करने और न्याय देने का अधिकार है। अगर ली चिंग यू सच बोल रही है तो वह निर्दोष साबित होगी।
लेकिन युएन शेंदू अपने गुस्से को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह चिल्लाया, मुझे सच से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा भाई मर चुका है और इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। यह कहते ही वह पागलों की तरह आगे झपटा और सीधे चिंग यू पर हमला कर दिया। चिंग यू के हाथ पहले से बंधे हुए थे, इसलिए वह कुछ कर भी नहीं सकी। शेंदू ने उसका गला पकड़ लिया और कलाई घुमाकर उसे हवा में उठा लिया। उसके शरीर से भयानक आभा निकल रही थी। वह दहाड़ा, मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। यह देखकर तियानमिंग डर और गुस्से से चिल्लाया, युएन शेंडू, उसे छोड़ दो। वह गुस्से से गरजते हुए बोला, युएन शेंडू, युएन शेंच को मरना ही चाहिए था। तुम्हें ली चिंग यू को मारने का कोई हक नहीं है। एल्डर्स को जांच करने दो। भीड़ में भी लोग भड़कने लगे और कहने लगे कि सुवु यू को बहाना बनाकर दूसरों को दबाया जा रहा है। यह बहुत शर्मनाक है। कुछ लोग तो कहने लगे कि चाहे युआन परिवार ही क्यों ना हो, इस बार वे सम्मान नहीं देंगे। हालात बिगड़ते देखकर फेंककन ने जोर से चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन युआन परिवार के लोग चीखने लगे कि उसे मरना ही होगा और इसके नतीजे सबको भुगतने पड़ेंगे। इसी बीच यंग लॉर्ड ने याचिंग से पूछा, क्या हमें उसे यहां बुलाना चाहिए? उसने जवाब दिया, नहीं, वह अभी तक सफल नहीं हुआ है। अगर हम अभी सामने आए तो सब बेकार हो जाएगा। यह समझकर कि समय सही नहीं है, तियानमिंग ने जल्दी से एल्डर वुई से विनती की, एल्डर वुई, कृपया फर्स्ट एल्डर को बता दीजिए कि चिंगयू ने हाल ही में 5 ट्रिबुलेशन रीइंकार्नेशन बॉडी को जागृत किया है और उसके हाथ पर 5 मून मार्क्स दिखाई दिए हैं। उसकी बात समझकर उसने कहा, मैं समझ गई, और तुरंत यूसी भागकर फांगयुन और जिंगशू को यह बात बताने चली गई। उसकी बात सुनते ही फेंकयुन आगे बढ़ा ताकि स्थिति संभाल सके। युआन शेंदू की घमंड भरी हरकत देखकर फेंकयुन ने ऊंची आवाज में चेतावनी दी, शेंदू, उसे छोड़ दो, अभी सच साफ नहीं है, जल्दबाजी मत करो। उसी समय तियानमिंग भी आगे बढ़ा और बीच बचाव करते हुए चिंगयू को बचाने की कोशिश करने लगा। वह चिल्लाया, युआन शेंदू, चिंगयू को छोड़ दो, तुम्हारा भाई मुझसे बदला लेने आया था। यह सारा झगड़ा मुझसे शुरू हुआ था। लेकिन शेंदू ने छोड़ने से इनकार कर दिया, जिससे तियानमिंग गुस्से में चिल्लाया, उसे छोड़ दो, अपना हिसाब मुझसे चुकता करो, उसे जाने दो। चिंगयू ने जब तियानमिंग की चिंता देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने धीमे से उसका नाम पुकारा। लेकिन शेंदू नफरत में इतना डूब चुका था कि उसने किसी की बात नहीं सुनी। वह गरज कर बोला, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, तुम सब मरोगे। मैं अपने भाई का बदला लेकर रहूंगा। चिंगयू ने गुस्से में कहा, तुम और तुम्हारा भाई क्या समझते हो खुद को? तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं जंजीरों में जकड़ी हूं और तुम दोनों बस मौके का फायदा उठा रहे हो। युएन परिवार के कायर ही ऐसी नीच हरकत करते हैं। तुम और तुम्हारा भाई दोनों कचरा हो। युएन शेंदू, तुम्हारा पूरा परिवार कायर है। चाहे तुम मुझे 1000 तरीके से मार दो, मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगी। अब भीड़ भी उसके साथ चिल्लाने लगी, उसे छोड़ दो, युएन शेंदू, उसे छोड़ दो। जैसे ही शेंडू की पकड़ थोड़ी ढीली हुई, फांगतियन ने आग में घी डालते हुए कहा, शेंदू, उसकी बात मत सुनो, अभी उसे मार डालो। अब तक चुप खड़ा युआन तई आखिर बोल पड़ा, जैसे उसने अपने अंदर का कुछ गुस्सा दबा रखा हो। उसने कहा, पिता, अब और मत कहिए। होली सिटी की हालत के लिए आप भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। वह पहले ही भ्रष्ट हो चुकी थी। फिर वह धीरे धीरे तियानमिंग की तरफ बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, ली तियानमिंग, तुम्हारी बातें सुनने में बहुत दयालु लगती हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, लेकिन एक बात दूसरी से अलग है। उसकी आंखों में अब भी बदले की आग जल रही थी। वह आगे बोला, ली चिंगयू ने मेरे बेटे को मारा है, इसलिए उसे आज मरना ही होगा। तुम अपनी बहन की इतनी परवाह करते हो, तो बताओ, अगर एक जान के बदले एक जान लेनी हो तो क्या तुम उसकी जगह मरोगे? क्या तुम्हारी हिम्मत है? यह सुनकर तियानमिंग शांत खड़ा उसे सीधे घूरता रहा। युएन तई की आवाज हर शब्द के साथ और सख्त होती गई, मैं तुम्हें सोचने का समय देता हूं, लेकिन समय खत्म होते ही तुम्हारी बहन नरक में भेज दी जाएगी। सबके सामने उसने तिरस्कार से कहा कि एक जान के बदले एक जान चाहिए और पूछा कि क्या तियानमिंग अपनी बहन के लिए मर जाएगा। उसने उसे जरा भी सोचने का मौका नहीं दिया और दबाव डालते हुए कहा, मैं तुम्हें 3 सांसों का समय देता हूं, उसके बाद तुम्हारी बहन को नरक भेज दिया जाएगा। यह सुनकर शाओचिंग डर गया कि कहीं तियानमिंग मान न जाए, इसलिए वह चिल्लाया, युआन ताई, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? ऐसी धमकियों का इस्तेमाल करते हो? इस पर युएन ताई मुड़ा और शैतानी मुस्कान के साथ बोला, इज्जत, वह तो कमजोर लोगों के लिए एक लग्जरी है। फिर वह दोबारा तियानमिंग की तरफ मुड़ा और उसे जल्दी फैसला करने को कहा, जबकि भीड़ समझ गई थी कि वह क्या करना चाहता है, इसलिए लोग चिल्लाने लगे, मत मानना,
उसके जाल में मत फंसना। युएनताई, तुम डोंग हुआंग सेक्ट की बदनामी हो। कुछ लोग तियानमिंग से कहने लगे कि वह अभी युवा सेक्ट मास्टर है, उसके सामने पूरा भविष्य है और उसे ली फैमिली को फिर से उठाने की जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन जब तियानमिंग ने देखा कि हालात बदलने वाले नहीं हैं, तो उसने मजबूरी में मानने का नाटक किया और कहा, इतना हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है, बस बताओ कि यह सौदा कैसे होगा। यह सुनकर युएनताई को डर हुआ कि कहीं वह अपना फैसला बदल ना दे, इसलिए वह जल्दी से बोला, कैसा भी सौदा चलेगा, मुझे बस तुम्हारी मौत देखनी है। जब चिंग यू ने देखा कि तियानमिंग अपनी जान देने को तैयार है, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कमजोर आवाज में कहा, ब्रदर, नहीं। लेकिन तियानमिंग का फैसला पक्का था। उसने युएनताई की तरफ देखकर कहा, अगर ऐसा है तो कम से कम मेरी मौत थोड़ी सम्मानजनक होनी चाहिए। उसी क्षण उसकी आंखें तेज हो गईं, क्योंकि असल में वह कभी आत्मसमर्पण करने वाला नहीं था। उसने दांत भींचकर घोषणा की, तो फिर मैं फैसला करता हूं, मैं अपनी बहन की जगह लूंगा और युएन शेंदू से मौत तक लड़ूंगा, जब तक हम दोनों में से कोई एक मर न जाए। तियानमिंग की बातें सुनकर युआन शेंदू की आंखों में खून उतर आया और उसका इरादा साफ साफ हत्या से भरा हुआ था। उसने धीरे धीरे सिर घुमाकर तियानमिंग की तरफ देखा। तब तियानमिंग ने आगे कहा, मुझे पता है तुम अपने सपनों में भी मुझे मारना चाहते हो, ताकि आगे कोई परेशानी न रहे। फिर उसने दृढ़ आवाज में कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें मौका देता हूं मुझे मारने का। तुम और युएनताई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस वक्त तुम्हारा सामना करना पड़ेगा। यह शायद मेरी सबसे मूर्खतापूर्ण गलती थी। वह थोड़ा रुका, फिर बोला, लेकिन मैं तुमसे डरता नहीं हूं। अगर तुम में जरा भी सम्मान है तो मेरे साथ पहले ईस्टर्न एम्परर बैटलफील्ड में लड़ो और वहीं फैसला कर लेते हैं। ईस्टर्न एम्परर स्वॉर्ड का हकदार वही होगा जो जीतेगा, और जो हारेगा उसे यहीं दफना दिया जाएगा। तियानमिंग की ये बातें सुनकर चिंग यू का दिल और भी भारी हो गया और उसे उसके लिए और ज्यादा दुख होने लगा। उसे इतना रोते देखकर तियानमिंग ने उसे दिलासा दिया, चिंग यू, तुमने जो कुछ किया है उससे मुझे गर्व है, इसलिए मैं इन खलनायकों से इसका 1000 गुना बदला लूंगा। आज मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि सिर्फ मैं ही नहीं, वह बोलते बोलते भर आया, बल्कि लिंगर, यीहुओ और मियो मियो भी मेरे अंदर हैं। हम चारों तुमसे प्यार करते हैं। हमारे लिए जिंदगी और मौत की कोई कीमत नहीं। हमें माउंट ताई जितनी बड़ी चीज नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा सम्मान और साफ जमीर चाहिए। यह सब कहने के बाद तियानमिंग ने गुस्से में युआन शेंदू की तरफ देखा और चिल्लाया, युआन शेंदू, जवाब दो। उसकी आवाज सुनकर शेंदू ने चिंग यू को छोड़ दिया और वह नीचे गिर पड़ी। अपने घावों को दबाते हुए उसने नफरत से भरी आंखों से तियानमिंग को देखा और बोला, बस यही तो मैं चाहता था, ली तियानमिंग, मौत तक की लड़ाई, जब तक हम दोनों में से कोई एक खत्म न हो जाए। यह डर था कि कहीं तियानमिंग भाग न जाए, इसलिए शेंदू ने 2 एल्डर्स फेंग यून और जिंग शू की तरफ मुड़कर कहा, कृपया पहले ईस्टर्न एम्परर बैटलफील्ड पर सेलेस्टियल बैरियर लगा दीजिए। जब तक किसी एक की मौत न हो जाए तब तक कोई अंदर नहीं आएगा। 33 एल्डर्स और 10 लाख दर्शक इस लड़ाई के गवाह बनेंगे। हालात अचानक बदलते देखकर फेंग यून एक पल के लिए हिचक गया। इसी बीच शेंदू, जो अंदर से बेहद क्रूर था लेकिन दिखावे में पाखंडी बनकर बोला, पिता, युआन ताई, अगर मैं उसे मारने में असफल रहा और वहीं मर गया तो इसे मेरी माफी समझ लेना, तब मुझ पर परिवार का कोई कर्ज नहीं रहेगा। उसकी बातें सुनकर उसके पिता ने बस हाथ झटक दिया, क्योंकि उसे अपने बेटे की ताकत पर पूरा भरोसा था। उसने कहा, अगर शेंदू अपनी मौत ढूंढ रहा है तो मैं सिर्फ बदला पूरा कर रहा हूं, इसलिए चिंता मत करो। इससे पहले कि कोई ठीक से समझ पाता, सेलेस्टियल बैरियर खड़ी कर दी गई। ऊपर स्टैंड्स में बैठे लोग आपस में कहने लगे कि ली तियानमिंग सच में सच्चा हीरो है और युएन परिवार तो बस बदनामी है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए तियानमिंग सावधानी से आगे बढ़ा। उसे पता था कि जीत लगभग नामुमकिन है, लेकिन अगर चिंग यू और अपने मास्टर को बचाने के लिए उसे मरना भी पड़े तो वह तैयार था। सब कुछ तय हो जाने के बाद श्याओ चिंग ने बस उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तियानमिंग, तुम्हें हर हाल में यहां से जिंदा बाहर आना होगा। उसकी चिंता देखकर तियानमिंग हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मास्टर, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस आज रात मेरे लिए एक दावत तैयार रखिए। जब तियानमिंग बैरियर में कदम रखने ही वाला था, तभी चिंग यू ने दुख भरी आवाज में उसे पुकारा। उसका चेहरा गहरे दुख से भरा था और वह रुक रुक कर बोली, भाई, तुम्हें जिंदा रहना होगा, नहीं तो मैं इस जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। उसे दिलासा देने के लिए तियानमिंग ने आत्मविश्वास से मुस्कुराकर कहा, लगता है
मुझे पूरी ताकत लगा देनी पड़ेगी ताकि मेरी बहन मुस्कुरा सके। चिंता मत करो और मेरा इंतजार करना, मैं वापस घर आऊंगा। बैरियर के अंदर कदम रखते हुए उसने अपने अंदर मौजूद आत्मा से धीरे से कहा, लिंगर, शायद तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। मुझे डर है कि कहीं मेरी वजह से तुम्हारी भी मौत न हो जाए। लेकिन उसने साफ मना कर दिया और बोली, ब्रदर, क्या तुम्हें हमारी कसम याद है कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे? यह हमारा वादा है। मैं तुम्हारे साथ अच्छी जिंदगी जीने के लिए नहीं आई, बल्कि इसलिए आई हूं क्योंकि मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं और तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। उसकी झिझक देखकर लेंजर ने दृढ़ आवाज में कहा, ब्रदर, भले ही मैं कमजोर हूं, लेकिन मैं इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं हूं। मैं हर कदम पर खुद को तुम्हारे लायक साबित करूंगी। उम्मीद है तुम मेरा सम्मान करोगे। तुम्हें मुझ पर दया करने की जरूरत नहीं है, मैं भी लड़ सकती हूं। और वैसे भी चिंग यू मेरी दोस्त है, उसके लिए मैं अपनी जान जोखिम में डाल सकती हूं। यह सुनकर तियानमिंग का चेहरा नरम पड़ गया। उसे समझ आ गया कि अब वह उसे रोक नहीं सकता, इसलिए उसने धीरे से कहा, मैं समझ गया, धन्यवाद। जिस पल लिंगर ने बैरियर में कदम रखा, उसी पल उसने भी अपनी किस्मत दांव पर लगा दी। लेकिन तियानमिंग अब डगमगाने वाला नहीं था। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी, लेकिन उसकी नजरें सीधे अपने दुश्मन पर टिकी थीं, जिसे हराना जरूरी था ताकि वह खुद, चिंग यू और अपने परिवार को बचा सके। उसे अंदर आते देखकर युआन शेंदू ठंडी आवाज में बोला, ली तियानमिंग, शायद मुझे तुम्हें 2 महीने का समय देना चाहिए था ताकि तुम मेरे लायक बन सको। उसकी आंखों में नफरत और बढ़ गई थी, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। तियानमिंग ने उसकी बात पर तिरस्कार से हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी फैसला मत सुनाओ। उसकी आत्मविश्वास भरी आवाज सुनकर शेंदू ने एक भयानक आभा छोड़ दी और बोला, यह जल्दी नहीं है। मैंने अभी अभी असली हेवनली इंटेंट बैटल आर्ट में महारत हासिल की है और तुम्हें अपनी पहली हत्या बनाकर होली सिटी के साथ दफना दूंगा। यह कहते ही उसने अपना लाइफ बाउंड वेपन निकाला और उसमें दिव्य शक्ति भर दी। उसके चारों ओर डरावनी आभा फैल गई और उसके हाथ की तलवार और भी भयानक लगने लगी। उसकी ताकत देखकर तियानमिंग भी एक पल के लिए चौंक गया। तभी शेंडू जोर से गरजा और अपने हाफ बीस्ट सेक्रेड डीमनिक टाउटी को बुलाया। वह एक पहाड़ जितना विशाल पवित्र दैत्य था जो उसके पीछे प्रकट हो गया। ऊपर बैठे दर्शक भी दंग रह गए। वे कहने लगे, यह तो दुर्लभ 4th ऑर्डर सेक्रेड बीस्ट है। अब ली तियानमिंग का अंत तय है। वह इसका सामना कैसे करेगा? लेकिन तियानमिंग ने भी बिना देर किए अपनी समन्स शुरू की। इन्फर्नो और मियाओ मियाओ उसके कंधों पर प्रकट हो गए। उन्हें बुलाने के खतरे को जानते हुए उसने उनसे माफी मांगी। माफ करना तुम्हें इस लड़ाई में घसीटने के लिए, लेकिन इस दुश्मन के सामने तुम दोनों भी मेरी तरह अडिग हो। मैं बस इतना कह सकता हूं कि मुझे तुम पर गर्व है। मानो उसके दिल की बात समझते हुए इग्निस ने हंसकर कहा, यह तुम जैसे ड्रैगन की बात नहीं लगती। जिंदगी की किसे परवाह है? अगर मरना है तो मरेंगे। मैंने कभी किसी से डरना नहीं सीखा, और वैसे भी कौन मरेगा यह अभी किसे पता। मैं एक प्राचीन अराजक दैत्य हूं। मुझे नहीं लगता वह मुझे मार सकता है। पास में खड़ा मियाओ मियाओ तो उससे भी ज्यादा आत्मविश्वासी था। उसने तो हार के बारे में सोचा तक नहीं और बोला, अगर इस लड़ाई के बाद मुझे 10 दिन सोने को मिल जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। दोनों को इतना निडर देखकर तियानमिंग का लड़ने का जज्बा फिर से जाग उठा। वह मुस्कुराया और उसे लगा कि इस जिंदगी में इतने साथियों से मिलना उसके लिए सौभाग्य है। उसी समय लिनगर भी उसके पीछे प्रकट हो गई, यह दिखाने के लिए कि वे सब साथ जिएंगे या साथ मरेंगे। उसने मन ही मन कहा कि इस जिंदगी से ज्यादा रोमांचक और खतरनाक क्या हो सकता है, और सबके लिए वह आखिरी दम तक लड़ेगा। उसकी आंखों में फिर से आग जल उठी और वह युएन शेंदू को ललकारते हुए चिल्लाया, युएन शेंदू, आओ, मुझे पकड़कर दिखाओ। शेंदू विजयी हंसी हंसा, क्योंकि वह इसी पल का इंतजार कर रहा था, और तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली, जैसी तुम्हारी इच्छा। और इस तरह तियानमिंग और युएन शेंदू के बीच जिंदगी मौत की अंतिम लड़ाई आखिर शुरू हो गई। शेंदू का चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे कोई भूखा बाघ अपने शिकार पर झपटने वाला हो। उसकी घमंडी मुस्कान देखकर तियानमिंग गुस्से से गरजा, युएन शेंदू, आओ, लड़ते हैं। जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकले, दोनों ने तुरंत अपनी अपनी पोजीशन ले ली और हवा में साफ साफ तनाव महसूस होने लगा, क्योंकि शेंडू और उसका बीस्ट जबरदस्त ताकत बिखेर रहे थे, जबकि तियानमिंग अपने अडिग इरादे के साथ सामने खड़ा था। पहल करने के लिए तियानमिंग ने तुरंत अपने विंग्स ऑफ हेवन एक्टिवेट किए, अपनी टांगों में ताकत इकट्ठा की और तेजी से आगे की ओर झपट पड़ा। उसके पीछे पीछे मियाओ मियाओ और इग्निस भी दौड़ पड़े। आत्मविश्वास से भरा शेंडू
वहीं खड़ा उसका इंतजार करता रहा और बोला, आओ, दिखाओ तुम में क्या है। मरने से पहले तुम मुझे बस यही सबसे बड़ी खुशी दे सकते हो। जैसे ही टियनमिंग करीब पहुंचा, उसने अपनी तलवारें खींच लीं और इग्निस की ताकत के साथ मिलकर एक स्किल छोड़ी, रिबेलियस सोर्ड इंटेंट, रिवर्सिंग माउंटेन्स एंड रिवर्स, ड्यूअल सोर्ड हार्मनी। उसे और उसके कंपेनियन बीस्ट को एक साथ हमला करते देख शेंडू थोड़ा हैरान हुआ और बोला, दिलचस्प। तो वो चिकन भी तुम्हारी तरह सोर्ड टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये बस एक छोटा सा टैक्टिकल ट्रिक है, अभी भी बहुत कमजोर। यह महसूस करते हुए कि हमला काफी ताकतवर नहीं था, मियाओ मियाओ ने ट्रांसफॉर्म होकर उसमें केओस लाइटनिंग बॉल भी जोड़ दिया। इसी बीच शेंडू ने अपनी ब्लेड को और कसकर पकड़ लिया और बोला, मैं इस मौके का इस्तेमाल प्रैक्टिस के लिए करूंगा, क्योंकि होली हेवन पैलेस की लड़ाई से पहले ऐसा ओपोनेंट दोबारा नहीं मिलेगा। उसने अपनी तलवार घुमाई और गुस्से से भरी आंखों के साथ नेदरवर्ल्ड हेल ब्लेड छोड़ दी और दोनों ताकतें सीधे टकरा गईं। लेकिन साफ दिख रहा था कि टियनमिंग भारी नुकसान में था। उसकी ताकत पूरी तरह टूट गई और वह बस उस हमले को थोड़ा सा ही कमजोर कर पाया। सामने से